पिछले लेक्चर्स में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि एनएफए किस तरीके से सिमिलर है, किस तरीके से डिफरेंट है डीएफए से। एनएफए बनाया कैसे गया, एनएफए का अपनी डेफिनेशन ही क्यों आई। हमने फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश की डीएफए से। हमने कहा कि ये पहले में डीएफए में हम सिर्फ एक एग्जैक्टली एक स्टेट पे जा सकते थे, यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं, 0 और मोर स्टेट्स पे जा सकते हैं, और इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही हमें कुछ शायद बेनिफिट मिल गए हों। तो उन्हीं बेनिफिट्स को लेने के लिए हम ये सोचना चाहते हैं कि यदि हमें किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है एक एनएफए के द्वारा, तो हम क्या एनएफए कैसे बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पर किस सोच के साथ में हम एनएफए बनाएंगे। जब हम डीएफए बना रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि आपको सारी जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से सोचनी है कि हर स्टेट किसी एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और वो जो टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में डिसजॉइंट हो। मतलब एक स्टेट पे पहुंचने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो दूसरे स्टेट पे पहुंचने वाली स्ट्रिंग से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। लेकिन एनएफए में कुछ डिफरेंट है, एनएफए बहुत अलग है डीएफए से। कैसे अलग है? हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं और कोई एक रास्ता भी यदि हमें फाइनल स्टेट तक लेके जाए तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो ये सवाल है उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवाने का जिसमें आखिरी स्ट्रिंग, आखिरी सिंबल जो है 1 है। उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है। तो बेसिकली आप 0 और 1 यदि शुरुआत में कितनी बार भी आ जाएं तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि ये आखिरी 1 हो तो हमें फर्क पड़ता और हमको तुरंत ही फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना चाहिए। ऐसा में करना है, कुछ ऐसा करना है। पर हम यहाँ पर जो सोच सकते हैं वो कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम जो ट्रांजिशंस लेंगे वो हम ये अज्यूम करेंगे कि शायद ये जो सिंबल मेरे पास आया है वो मेरा एक्सपेक्टेड, यानी कि जिस पे मुझे स्पेशल क्वालिटी देनी है, स्ट्रिंग एंडिंग विद 1, ये सिंबल आखिरी सिंबल भी हो सकता है क्योंकि मुझे एंड करना है इस पे, और ये मुझे लिए आखिरी नहीं भी हो सकता है। तो यदि आखिरी नहीं है तब तो मैं अपनी इनिशियल स्टेट में ही सर्कुलेट करता रहूंगा, मूव करता रहूंगा। तो चाहे 0 हो या 1 हो, मैं इसी में सर्कुलेट करता रहूंगा यदि ये आखिरी नहीं है। लेकिन यदि ये आखिरी है, यदि ये आखिरी है तो मैं एक फाइनल स्टेट में जाने की कोशिश करूंगा, और वो भी सिर्फ 1 को लेकर के, क्योंकि 1 से ही एंड होनी चाहिए। तो मैं 1 से लेकर के एक फाइनल स्टेट में पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये Q0 है, ये Q1 है। तो ये एक तरीके का एनएफए है। एनएफए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर स्टेट से सिग्मा से एक एलिमेंट लेके, यानी कि एक सिंबल लेकर के आपके पास मल्टीपल स्टेट्स में जा सकता है, मल्टीपल स्टेट्स में जा सकता है, यानी कि पावर सेट ऑफ क्यू में भी जा सकता है। तो इसको हम ये है क्या है, ये है पावर सेट ऑफ क्यू। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ क्यू में जा सकता है, तो मल्टीपल स्टेट्स में मूव कर सकता है। तो इसका यदि हम ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश करें तो ये ट्रांजिशन टेबल कैसा दिखाई देगा। सो ये देखते हैं डेल्टा, ये हमारे पास में सिंबल्स हैं 0 और 1, और इन सिंबल्स में हम कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। यदि हमने Q0 से शुरू किया है तो Q0 से 0 लेकर के मैं सिर्फ Q0 पे जा सकता हूँ। तो ये ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ सेट बनाया है। ये सेट क्यों बनाया है? क्योंकि ये पावर सेट का एक एलिमेंट है, 2 पावर Q का एक एलिमेंट है। तो यदि यहाँ पर आपके पास में Q जो है उसमें Q0 और Q1 है, Q0 Q1 है, तो 2 पावर Q यानी कि पावर सेट ऑफ Q में क्या होगा? पावर सेट ऑफ Q में खूब सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे एक तो एलिमेंट है फाई, एक एलिमेंट है जिसमें एक सेट है जिसमें कि सिर्फ Q0 है, एक सेट है जिसमें सिर्फ Q1 है, एक सेट है जिसमें Q0 और Q1 दोनों हैं। तो ये जो हमारा पावर सेट है, हम यहाँ पर इस टेबल के अंदर इसमें से कोई एक एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हम Q0 से 0 लेकर के Q0 पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पावर सेट का एक एलिमेंट होना चाहिए। पावर सेट का एलिमेंट इसी तरीके का हो सकता है, तो हम यहाँ पहुंच गए। Q0 से 1 लेकर के हम Q0 पर भी पहुंच सकते हैं और 1 पर Q1 पर भी पहुंच सकते हैं। तो Q0 और Q1 दोनों पर जा सकते हैं, Q0 पे भी पहुंच सकते हैं, Q1 पर भी पहुंच सकते हैं।
लेकिन Q1 से यदि हम शुरू करते हैं, जो कि एक फाइनल स्टेट भी है, Q1 से यदि हम शुरू करते हैं तो हम 0 लेकर के कहीं पर भी नहीं जा सकते और 1 लेकर भी कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। यदि इसी चीज को हम क्विंटपल फॉर्मेट में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? सो कैपिटल Q हमारे पास में, उसमें दो स्टेट्स हैं, Q0 Q1। ठीक है। सिग्मा में हमारे पास में दो ही सिंबल्स हैं, 0 और 1। सो Q इज देयर, सिग्मा इज देयर, डेल्टा। डेल्टा में हमारे पास में क्या कुछ अवेलेबल है? डेल्टा में हमारे पास में ये चीजें अवेलेबल हैं। सो डेल्टा इज अ फंक्शन, और फंक्शन हम लिस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। Q0 से 0 कंज्यूम करके हम पहुंच सकते हैं Q0 पर, अ सेट कंटेनिंग Q0 पर। ठीक है। Q0 से 1 को रीड करके हम पहुंच सकते हैं Q0 और Q1, दोनों पर पहुंच सकते हैं। तो हमने दोनों का सेट लिख दिया। यदि हम Q1 से बात करें तो 0 रीड करके हम 5 सेट पर पहुंचेंगे। ओके, 5 पर पहुंचेंगे, और Q1 से 1 को रीड करके भी हम 5 पर ही पहुंचेंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, जो कि हमने इस तरीके से लिखा है। इसके बाद में Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट हमारा यहाँ पर इनिशियल स्टेट Q नॉट ही है, और F हमारे पास में जो है सेट कंटेनिंग Q1 ही एकमात्र एक ऐसी स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट है। पर चूंकि जो F है, जब हम F को लिखते हैं, ये F हमेशा सबसेट होगा Q का, और Q1 अपने आप में सबसेट नहीं है। Q1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q, rather Q1 set containing Q1 is a subset of Q। तो इसलिए हमको Q1 is contained in a set, यहाँ पर एज अ सेट इसको लिखना होगा। तो ये आपका क्विंटपल फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्विंटपल फॉर्म। ठीक है। क्विंटपल फॉर्म या 5 टपल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 आइटम्स हैं। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं टपल्स के बारे में। यदि आपके जितने आइटम्स होते हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर टपल लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 आइटम्स है, तो 5 टपल है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसे बना हुआ है। आइए एक और एग्जांपल को देखते हैं। Construct a NFA that accepts all the binary strings that are either multiple of 2 or multiple of 3। बहुत बढ़िया। हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग्स का एक ऐसा एनएफए बनाना है जो कि या तो 2 के मल्टीपल का एक्सेप्ट करता हो या 3 की मल्टीपल को एक्सेप्ट करता हो। तो हम एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग इसमें होंगी। तो 2 के मल्टीपल में और 3 का मल्टीपल एक तो 0 होगा ही होगा। फिर 1 ना तो 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है, तो नहीं होगा। 2 का मल्टीपल है तो ये आएगा, 2 आएगा। 3 का मल्टीपल है तो 3 भी आएगा। 4 2 का मल्टीपल है तो 4 आएगा। 5 ना तो 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है, इसलिए नहीं आएगा। 6 2 का मल्टीपल भी है 3 का मल्टीपल भी है, तो ये भी आएगा। 7 अगेन ना 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है, नहीं आएगा। 8 2 का मल्टीपल है तो ये आएगा, और इसी तरीके से ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सभी नंबर इसमें आइडेंटिफाई होने चाहिए। हमें एक ऐसा एनएफए बनाना है जो इस तरीके के नंबर को आइडेंटिफाई कर ले। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक ऐसा एनएफए बना रहे हैं, इनफैक्ट हम एक एप्सिलॉन एनएफए बना रहे हैं। हम क्या बनाने जाएंगे? एक एप्सिलॉन एनएफए बनाएंगे जो कि इस तरीके की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। हमने Q0 यानी कि एक इनिशियल स्टेट ले ली और यहां से हमने शुरू किया। हमने एक एप्सिलॉन दिया और यहां पर पहुंच गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें कोई भी एक पाथ से फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, तो यहां पर जो एक एक जो चीज बनाएंगे वो बेसिकली
2 के मल्टीपल को एक्सेप्ट करती होगी, और फाइनली जो भी स्टेट यहाँ से निकलेगी उससे हम आइडेंटिफाई करके हम इसको फाइनल स्टेट पे पहुंचा देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा पाथ ले लेंगे जो कि एप्सिलॉन स्ट्रिंग से लेके जाएगा, और यहाँ पर कोई एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो कि 3 के मल्टीपल को एक्सेप्ट करेगी, और उसकी एक्सेप्टेंस स्टेट से हम यहाँ पर एप्सिलॉन मूव लेकर के QF पे चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा दोनों में से कोई एक पाथ तो फॉलो होगा ही, या तो एप्सिलॉन लेकर के आप 2 के मल्टीपल को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर पहुंच जाए, या एप्सिलॉन लेकर के 3 के मल्टीपल को आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पर पहुंच जाए। तो क्योंकि कोई एक पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि आपको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है, इसलिए वो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, जहाँ की या तो 2 का हो या फिर 3 का हो, दोनों में से किसी एक का भी हो तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हमने 2 का मल्टीपल जो आइडेंटिफाई किया था वो कैसे किया था, क्योंकि यदि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हम कहते हैं कि वो भी एक एक्सेप्टेबल है, राइट। तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेबल स्टेट है। यदि यहाँ पर 1 आता है तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर रिमाइंडर है 2 के मॉड्यूलस में 0, तो हम यहाँ पर Q20 लिख लेते हैं इसको, Q20। यहाँ पर Q2 का रिमाइंडर लेने पर, 2 से रिमाइंडर लेने पर हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है। यदि अब इसके बाद 0 मिलता है तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वापस से 0। यदि यहाँ पे 0 मिलता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और Q2 से Q20 पे यदि हमें 0 मिलते हैं तो हमें यहीं पे ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यहाँ से 1 मिलता है तो 1 मिलता है तो क्योंकि 3 हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर वापस से 1 है, 2 के रेस्पेक्ट में उसका रिमाइंडर 1 है, तो इसलिए यहीं पे बना रहेगा। और जब कब हम 20 पर होंगे तो चूंकि हम यहाँ पर इसको फाइनल स्टेट नहीं मानना चाहते, यदि हम मानना चाहते हैं तो भी, और नहीं मानना चाहते हैं तो भी, हम यहाँ से इसको एप्सिलॉन मूव दे करके यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम यदि ये ना भी करें तो भी हमारे लिए चल रहा है, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेबल स्टेट है हमने डायरेक्टली इसी को बना दिया, और मल्टीपल एक्सेप्टेबल स्टेट्स हो सकती हैं। डीएफए में भी मल्टीपल एक्सेप्टेबल स्टेट हो सकती हैं, क्योंकि एफ जो है एक सेट है, एफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स का सेट है, एफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स का सेट है, सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट। तो इसलिए मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं आपकी फाइनल स्टेट्स, तो दैट वी कैन ट्रेक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा जो पाथ है उसमें हमें 3 के मल्टीपल को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने Q30 ले लिया, जो कि 3 के साथ में डिवीजन करके आपको 0 दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए। अब यदि हमारे पास 1 आता है तो डेफिनेटली 1 आने पर हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 1, सो Q31। यदि हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो हमारे पास पहुंच जाएगा 2, Q32। ठीक है, यदि यहीं पर हम 0 लेते हैं तो ये वापस इसी में आ जाएगा 0 लेकर के। यदि यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो 1 और 1 3, सो ये इसी में चला जाएगा, मॉड्यूलो 3 0 हो जाएगा। और यदि Q32 यानी कि 2 रिमाइंडर बचा हुआ है, और यदि हम उसके ऊपर हमें 0 मिलता है, ठीक है, 2 के ऊपर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 0 मिलने पर रिमाइंडर बचेगा 1, तो हम वापस से Q31 में आ जाएंगे। और यदि हमें यहाँ पे 0 मिलता है तो हम यहाँ पर आएंगे, और 1 मिलता है तो कहाँ पर जाएंगे, 2 के साथ में एक अपेंड करेंगे 1, तो ये 5 बनेगा, और ये 5 जो है आपको सेल्फ लूप के लिए मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में एक ऐसी मशीन बन गई जो कि 2 के मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई करेगी, या 3 के मल्टीपल्स को भी आइडेंटिफाई करेगी। 2 या 3 जो भी स्ट्रिंग होगी, यदि वो 2 के मल्टीपल है तो भी वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और यदि वो 3 का मल्टीपल है तो भी वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी। दोनों में से कोई सा भी एक रिकॉग्नाइजेबल
हो जाएगा। दोनों मतलब कोई सी भी स्ट्रिंग हो, यदि 2 से मल्टीपल है तो वो रिकॉग्नाइज्ड है, 3 से है तो भी वो रिकॉग्नाइज्ड है, इस लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट होगी। तो इस तरीके से हम एप्सिलॉन एनएफए और एनएफए का बेनिफिट उठा सकते हैं। इनको बनाना रिलेटिवली आसान होता है, ये लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं बनाने में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आमतौर पर इसमें कम स्टेट्स लगती हैं, जबकि डीएफए में ज्यादा स्टेट्स लगती हैं। उसी काम को करने के लिए हमारे पास ज्यादा स्टेट्स लगती हैं डीएफए में, जबकि एनएफए में रिलेटिवली कम स्टेट्स में काम खत्म हो जाता है, और इसीलिए एनएफए बनाना रिलेटिवली आसान होता है। एप्सिलॉन एनएफए बनाना और भी आसान होता है कई कारणों से, पर एप्सिलॉन एनएफए की अपनी दिक्कतें हैं। लेकिन जब हम इसको मतलब जब हम पता करना चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, तो हमें सारे पाथ चेक करने पड़ते हैं। लेकिन यदि कंस्ट्रक्ट करने की बात करें तो कंस्ट्रक्ट करने में एप्सिलॉन एनएफए और एनएफए वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू डीएफए। तो अगले वीडियो में हम इन दोनों के जो रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी है उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।